राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। अगर जो इसकी आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला है हमारा अयोध्या। हमने पहले क्या पढ़ा था? अयोध्या पढ़ा था। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाजसा है। अयोध्या का उपनाम की बात करें तो तीर्थनगर, रामनगर, राम जन्मभूमि कहते हैं। ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। रामायण काल में यह अगर जो बात करें 12 योजक लंबा और 3 योजक चौड़ा था अयोध्या। इसके बाद बात करते हैं अति रंजी खेड़ा के बारे में। चीनी यात्री ह्वेन जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। चीनी यात्री ह्वेन ने अपने ग्रंथ में पिलोसान अतिरंज खेड़ा का नाम क्या रखा है? पिलोसान रखा है। मतलब पिलोसान अतिरंज खेड़ा के बारे में पिलोसान नाम रखा है अपने किताब में, अपने ग्रंथ में। ठीक है। अतिरंज खेड़ा किस नदी किनारे है? काली नदी किनारे, एटा जिले में। अतिरंज खेड़ा एटा जिले में काली नदी किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। यह नगर प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। मोहम्मद गौरी ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय भारत में गढ़वाल शासक जयचंद्र का शासक था और उन्होंने मतलब जयचंद्र कन्नौज में शासन कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बात करें प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है कन्नौज। अब देखते हैं अहिच्छित्र। ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ यह महाजनपद काल में, किस काल में? महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी? तो अहिच्छित्र थी महाजनपद काल के समय। ठीक है। कुषाण काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अहिच्छित्र से। और बात करें इसकी पहचान जो है वो बरेली जिले के रामनगर से की गई है। बरेली जिले के रामनगर से की गई है। यानी कि अहिच्छित्र जो है वो प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है? बरेली जिले में। बरेली जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित है। आगे बात करते हैं काम्पिल्य की। काम्पिल्य की बात करें तो ये वर्तमान काम्पिल्य में एक प्राचीन टीला प्राप्त हुआ है। एक टीला प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है? द्रुपद कोट। क्या नाम है? द्रुपद कोट। और काम्पिल्य की बात करें तो ये किस जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में है। मैंने बताया था महादेवी वर्मा की जन्मस्थली क्या है? फर्रुखाबाद है। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है फर्रुखाबाद। आगे देखते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु बुद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी। इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहावा से की गई है। किससे? पिपरहावा से की गई है। सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहावा से की गई है। आगे बात करें प्रयागराज के बारे में तो प्रयागराज के बारे में हम देख चुके हैं कि प्रयागराज में कौसंबी, कड़ास और श्रृंगवेरपुर नामक यहाँ पर स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? कौसंबी, कड़ा, श्रृंगवेरपुर। ये स्थल कहाँ है? तो प्रयागराज में ही है। ठीक है। और कड़ा की बात करें तो कड़ा में मलूक दास का जन्म हुआ था। कड़ा में किसका जन्म हुआ था? मलूक दास का जन्म हुआ था। और श्रृंगवेरपुर की बात करें तो यहाँ पर राम भगवान ने एक रात के लिए विश्राम किया था। कहाँ? श्रृंगवेरपुर। प्रयागराज के उपनाम की बात करें तो इसे तीर्थराज, तीर्थ नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी और अमरूद नगरी भी प्रयागराज को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। इसका नाम, पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। प्रत्येक वर्ष की बात करें तो संगम पर माघ मेला लगता है। गंगा यमुना के संगम पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। और प्रत्येक 12 वर्ष की बात करें तो गंगा यमुना के संगम पर ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ जो है वो गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। देवगढ़ से गुप्तकालीन मूर्तियों के साथ मंदिर प्राप्त हुए हैं जिसमें भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। और ये किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले को मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था की बात करें तो आलमगीरपुर है। यानी कि सबसे पूर्वी पूरा स्थल। ठीक है। सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ के समीप हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि मेरठ जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, हिंडन नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर में सैंधव स्थल की खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। इसके बाद बात करें मथुरा, मथुरा को हम किस नाम से जानते हैं, मथुरा को हम बात करें तो पेड़ा नगरी, कृष्ण नगरी या फिर पंडों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी, ये मथुरा के उपनाम है। यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के दाएं बात करें या इसका रेलवे जंक्शन भी स्थित है। महाभारत काल में यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और मथुरा में ही वृंदावन मंदिर है, ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ हुई थी, मथुरा में ही हुई थी। हुलास की बात करें तो हुलास जो है वो सैंधव संस्कृति के विभिन्न चरणों के लिए मतलब जाना जाता है। यहाँ यह कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर जिले में हुलास नामक स्थान जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। इसके बाद कुशीनगर की बात करें तो यहाँ बौद्धों का तीर्थ स्थल है। किसका, बौद्धों का तीर्थ स्थल कुशीनगर में है। इसकी पहचान देवरिया जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई। कहाँ, कसिया नामक स्थान से कुशीनगर की पहचान की गई है, देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से, ठीक है। महात्मा बुद्ध का यहाँ एक स्तूप है, महात्मा बुद्ध का एक स्तूप है जो कि लेटे हुए मुद्रा में है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है महानिर्वाण। इसलिए कहा गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध जी को यहीं पर महा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करें मंडी, मंडी जो है यह हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। किस जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है मंडी। आगे बात करें कौसंबी, कौसंबी यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासकों के सिक्के बात करें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कौशंबी से प्राप्त हुए हैं। और कौशंबी जो है कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गांव से इसकी पहचान की गई है कौसंबी की। कौसंबी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध जो है वो जैनियों से है। प्रभास गिरी स्थल कहाँ स्थित है, तो कौसंबी में स्थित है। इसका संबंध जैनियों से है। आगे बात करें कालपी की, कालपी यहाँ यह जो है झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के निकट, कहाँ, भोगनीपुर के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी। कालपी जो है वो झांसी कानपुर मार्ग पर भोगली अरे भोगनीपुर के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी, ठीक है। कालपी कालपी जो है वो बीरबल का जन्म स्थल भी है कालपी, ठीक है। और जो कि कहाँ स्थित है, तो जालौन जनपद में। कालपी कहाँ स्थित है, तो जालौन जनपद में स्थित है। इसके बाद बात करें हुसाल खेड़ा की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी में एक प्रमुख नगर था हुसाल खेड़ा, जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यहाँ से कुषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, हुसाल खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आगे बात करें बांसखेड़ा की, तो बांसखेड़ा सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बांसखेड़ा जो है वो सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हर्षवर्धन का ताम्र दानपत्र लेख प्राप्त हुआ है बांसखेड़ा से जो है वो बांसखेड़ा सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हर्षवर्धन का ताम्र दानपत्र लेख प्राप्त हुआ है। आगे बात करें कालिंजर, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर कहाँ स्थित है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। वर्ष 1545 में सैन्य अभियान कालिंजर अभियान, जब शेर शाह सूरी कालिंजर अभियान कर रहे थे तो वो बारूद फटने से इनकी मृत्यु शेर शाह सूरी की कहाँ हुई थी, तो कालिंजर में हुई थी। इसके बाद हम देखें भीतरगांव कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भीतरगांव से क्या प्राप्त हुए हैं, तो भीतरगांव से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीतरगांव कहाँ स्थित है, तो कानपुर जिले में स्थित है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए अब सारनाथ के बारे में देखते हैं। पहले प्राचीन काल में इसका नाम इसी पत्तन मिदगांव, क्या, इसी पत्तन मिदगांव अथवा ऋषि पत्तन मिदगांव था। प्राचीन काल में सारनाथ का नाम क्या था, इसी पत्तन मिदगांव अथवा ऋषि पत्तन मिदगांव था।
इस स्थान पर एक स्तूप भी है जो कि वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ के ध्वंसावशेष हैं। सारनाथ के ध्वंसावशेष कहाँ स्थित हैं? तो सारनाथ में स्थित हैं। इसके बाद बात करें, यहीं पर ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए थे। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ धेमुक स्तूप है। कौन सा? धेमुक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में ही स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। तो सारनाथ में धूमेक स्तूप है, जिसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। कब कराया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में धूमेक धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। आगे चलते हैं, श्रावस्ती के बारे में देखते हैं। श्रावस्ती की पहचान सहेत महेत गांव से की गई है। किस गांव से, कहां से की गई है? तो सहेत महेत गांव से श्रावस्ती की पहचान जो है वो की गई है। महाजनपद काल में देखें तो कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशल जनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। महाजनपद काल की बात करें तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, तथा अचिरावती, जिसे राप्ती नदी के तट पर बसी हुई है। श्रावस्ती किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो राप्ती या अचिरावती। अचिरावती दे या राप्ती दे एक ही बात है। राप्ती नदी का नाम अचिरावती भी है, ठीक है। अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे कौन सा श्रावस्ती जो है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं संकिसा। इसे प्राचीन काल में संकाशय के नाम से भी जाना जाता था। संकाशय के नाम से भी संकिसा को प्राचीन काल में जाना जाता था। वर्तमान में बात करें तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद में स्थित है। यहाँ बौद्ध परिपथ का कोई भाग नहीं है। आगे बात करें, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेन सांग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय आया था, इसने संकिसा को कपित कपित नाम से पुकारा है, ठीक है। फर्रुखाबाद। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं हस्तिनापुर के बारे में। हस्तिनापुर, इस स्थल को पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय बी लाल को जाता है। हस्तिनापुर जो है इस स्थल को पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय किसे जाता है? तो बी लाल को जाता है। हस्तिनापुर मेरठ शहर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। महाभारत काल में यह पांडवों और कौरवों की राजधानी थी। तो हस्तिनापुर जो है वो पांडवों और कौरवों की राजधानी थी महाभारत काल में। इसकी पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय किसे जाता है? तो बी लाल को जाता है। आगे बात करें, इसकी स्थापना हस्तिन शासक द्वारा की गई थी। यहाँ से चित्रित धूसर मृतभाण व लाल मृतभाण प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृतभाण और लाल मृतभाण संस्कृत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हस्तिनापुर से। चित्रित धूसर मृतभाण, लाल मृतभाण संस्कृत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर से। आगे बात करें, प्राचीन बाड़ा, यहाँ से क्या? प्राचीन बाड़ा दिगंबर जैन मंदिर। प्राचीन बाड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ से? तो हस्तिनापुर से। प्राचीन बाड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर बी लाल पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय जाता है। ये महाभारत काल की राजधानी भी रह चुकी है पांडवों और कौरवों की। आगे बात करें, चित्रित धूसर मृतभाण व लाल मृतभाण संस्कृत के अवशेष हस्तिनापुर से ही प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन बड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो प्राचीन बाड़ा दिगंबर जैन मंदिर ये भी हस्तिनापुर में। अब बात करते हैं आगरा के बारे में। आगरा के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, जहां उसने एक छावनी बनवाई। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे आगरा स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक नगर है आगरा। यह संपूर्ण विश्व में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल के लिए कौन सा आगरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? संपूर्ण विश्व में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की स्मृति में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में बनवाया था। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा का ताजमहल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में कराया था। अब देखते हैं झांसी। झांसी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है। मुगलों ने यहाँ 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया था। किसने? तो मुगलों ने यहाँ 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की स्वतंत्र रियासत के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी। किनकी? गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। यह छावनी किला देवगढ़ और प्राचीन मंदिर के लिए विख्यात है। झांसी जो है वो किला देवगढ़ और प्राचीन मंदिर के लिए विख्यात है। दशावतार मंदिर यहीं स्थित है। गुप्तकालीन शासकों द्वारा यहाँ बनाए गए प्रमुख मंदिर में जो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है, जो कि ललितपुर जिले और झांसी जिले के पास में है। आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसका निर्माण आगरा के निकट अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने अपने प्रिय संत शेख सलीम चिश्ती के लिए करवाया था। ठीक है, अपने प्रिय संत शेख सलीम चिश्ती के निवास के रूप में फतेहपुर सीकरी का निर्माण आगरा में अकबर ने कराया था। ठीक है, और बुलंद दरवाजा की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। एक तो हो गया फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किसके लिए कराया? तो अपने प्रिय संत शेख सलीम चिश्ती के लिए कराया। और इसके बाद बात करें बुलंद दरवाजा जो विश्व प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। आगे बात करें खजुहा या खजुआ की बात करें तो यहाँ 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 1659 में औरंगजेब के भतीजा शाह शुजा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। और यह जो है प्रयागराज के निकट स्थित है। खजुहा या खजुआ जो है ये प्रयागराज के निकट स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ बहादुरपुर का युद्ध औरंगजेब और उनके भतीजे शाह शुजा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं चंदावर। चंदावर जो है वो 1194 ईस्वी में गहरवाल शासक जयचंद्र को तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? गढ़वाल शासक जयचंद्र को। कब? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। मोहम्मद गौरी कौन था? तुर्क विजेता, जिसने जो कि जयचंद्र को हरा देता है और जीत जाता है। चंदावर है किस जिले में? तो ये इटावा जनपद में। किस जनपद में? इटावा जिले में स्थित है चंदावर। आगे बात करते हैं चुनार की। चुनार जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर चुनार कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चुनार का किला अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रसिद्ध है। यह विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है चुनार? तो चुनार की बात करें तो ये मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में चुनार स्थित है। चुनार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें जो है वो सिकंदरा की बात करते हैं। सिकंदरा जो है यह आगरा जिले में स्थित है। यहाँ का अकबर का मकबरा विश्व प्रसिद्ध है। सिकंदरा कहाँ स्थित है? तो आगरा जिले में स्थित है। और यहाँ पर अकबर का मकबरा जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। इस मकबरे में बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है।
सिकंदरा का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? सिकंदरा में किसका मकबरा स्थित है? तो अकबर का। और सिकंदरा कहाँ स्थित है? तो आगरा जिले में स्थित है। अब देखते हैं जौनपुर के बारे में। जौनपुर की बात करें तो ये गोमती नदी के समीप है। कहाँ है? गोमती नदी के समीप है। सरकी शासकों ने इसे सांस्कृतिक पहचान दी। किसने? सरकी शासकों ने इसे सांस्कृतिक पहचान दी। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में अटाला मस्जिद कौन सी है? प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में बात करें तो अटाला मस्जिद प्रमुख स्थान है जौनपुर में। जौनपुर गोमती नदी के समीप है। किसके? गोमती नदी के समीप है। और सरकी शासकों ने इसे सांस्कृतिक पहचान दी जौनपुर को। और बात करें ऐतिहासिक स्थलों में, अटाला मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अब देखते हैं बदायूनी। ये दिल्ली सल्तनत का यह सर्वाधिक इक्ता था। दिल्ली सल्तनत का यह सर्वाधिक इक्ता था। कौन? बदायूनी। बदायूनी के बारे में आगे देखें कि यह उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जो सूफी निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूनी में हुआ था। सूफी निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूनी में हुआ था। कहाँ? बदायूनी में। सूफी निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूनी में हुआ था। कानपुर के बारे में देखते हैं। कानपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। कहाँ? किधर साइड का? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र की बात करें तो कौन सा है? कानपुर। प्रमुख नगर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये तो सभी को पता होगा। इसे नवाबों का शहर कहते हैं, ये भी पता होगा। बागों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर, बागों का शहर, बागों का शहर। ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो लक्ष्मणपुर। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यहीं स्थित है। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की बात करें तो वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नवाबों का शहर, बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। अब देखते हैं अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़, अलीगढ़ शहर जो है वो ताले के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? ताले और कैंचियां अलीगढ़ में बनती हैं। अलीगढ़ ताले और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। आदि बनाने कारखाने यहाँ स्थित हैं। किसके? ताले के और कैंची के कारखाने यहाँ स्थित हैं अलीगढ़ में। यह नगर विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में है। आगे बात करें सामूगढ़। इस स्थान पर जो बात करें तो 29 मई 1658 को हुए युद्ध में मुराद औरंगजेब एक तरफ और दारा दूसरी तरफ थे। इस स्थान की बात की जाए सामूगढ़ की, तो सामूगढ़ आगरा के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आगरा के निकट स्थित है। सामूगढ़ कहाँ स्थित है? आगरा के निकट स्थित है। तथा शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सामूगढ़। सामूगढ़ जो है वो शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ की बात करें, मेरठ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कैसा है? तो मेरठ कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। मेरठ कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का यह नगर प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरठ कैसा क्षेत्र है? तो कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रदेश की मुख्य फौजी छावनी कहाँ है? फौज की छावनी मेरठ में है। 1857 ईस्वी की क्रांति की आग सर्वप्रथम बात करें कि 1857 की क्रांति का आग जो है वो सर्वप्रथम यहीं से प्रस्फुटित, यहाँ मतलब कि यहीं से उत्पन्न हुई थी। मेरठ खेल का सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है वो खेल का सामान बनाने के लिए, कैंची के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक खेल का सामान कहाँ बनता है? तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मेरठ है। मेरठ कैसा क्षेत्र है? तो कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। आगे बात करें वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी
इसका प्राचीन नाम क्या है? तो काशी है। इसका काशी है, काशी भी कहा जाता है इसे। प्राचीन काल में यह सांस्कृतिक शिक्षा एवं शैव धर्म का प्रमुख केंद्र है। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा है? वाराणसी, काशी। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र काशी, वाराणसी है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। किसमें? अर्थवेद में सर्वप्रथम उल्लेख किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद का मिलता है? तो वाराणसी का, काशी का। इसे आर्यों की सभ्यता का केंद्र माना जाता है। आर्यों की सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है? काशी वाराणसी को। काशी वाराणसी को आर्यों की सभ्यता का केंद्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए यह धार्मिक केंद्र है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि शैव धर्म के लिए प्रमुख, वाराणसी जो है शैव धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था। अर्थवेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है और आर्यों की सभ्यता का केंद्र वाराणसी को ही माना जाता है। अब देखते हैं भितरी। भितरी की बात करें तो भितरी राज्य के गाजीपुर जिले के सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन से 5 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। भितरी कहाँ है? ये राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है। कहाँ? गाजीपुर जिले में स्थित है। भितरी कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर जिले में स्थित है। गाजीपुर जिले में स्थित भितरी से स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से भी प्राप्त हुए थे, है ना। स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख तो यहाँ पर भितरी से प्राप्त हुए हैं, भितरी से भी प्राप्त हुए हैं। तो भितरी से स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि गाजीपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।